हेलो एवरीवन। मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में स्पेस टेक्नोलॉजी हम लोगों का मैक्सिमम पार्ट हो गया था। अब स्पेस टेक्नोलॉजी में जो भी कन्वेंशनल चीज़ है, पिछले 4 लेक्चर्स में हमने वो सारी सीख ली है ना, कि स्पेस का हम बेहतर यूज कैसे करें, एक्सप्लोरेशन कैसे करें, किस तरीके से हम अपने जो यान हैं उनको बनाएं जो हमारे लिए कॉस्ट बेनिफिट हों। ठीक। अब बहुत सारी अब जो चीज़ें रिलेट करेंगी वो होंगी कंटेम्प्रेरी इशू से रिलेटेड। और कंटेम्प्रेरी इशू मतलब समकालीन स्थितियों में हमारी जो स्पेस टेक्नोलॉजी है वो किस दिशा में जा रही है। ठीक। जैसे हर एक सिचुएशन में अगर देखा जाए तो जैसे अंतरिक्ष का हम लोग जो अध्ययन कर रहे हैं, तो जैसे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन आपने सुना है। ठीक है भाई, वो भी एक प्रकार से रुकने की जगह है जहाँ से स्पेस का एक्सप्लोरेशन बहुत बेहतर तरीके से होगा। ठीक है। लेकिन डे बाय डे अगर बात करें तो जो चाइना है उसका भी तो स्पेस स्टेशन उसने खुद के थ्रू ही तो बनाया है। तो हमारी भी एक ऐसी एस्पायरेशंस हैं कि 2035 तक हम खुद ही सेल्फ एलिजिबल हो जाएं अपना एक अंतरिक्ष स्टेशन स्पेस में बनाने में। ठीक। अब होगा क्या कि जैसे हमने आपको जो टर्मोलॉजी बताई है ना, जैसे कल रिलेटेड हमने बहुत सारी चीजें सीखी। अब उन टर्मिनोलॉजी का यूज होगा, है ना। जैसे हमने आपसे कहा कि मून के बेसिकली हम इस स्टडी के पीछे इसलिए पड़े हैं कि जो साउथ पोल चीज है मून की, वहां पर आइस वाली कंडीशंस है। और आइस जो है वहां पर अगर कोई चीज है तो वो काफी देर तक चलती है, तो कहीं ना कहीं उससे जानकारी मिलेगी। अब वीनस की बात करो तो वीनस में भी वीनस एक्सप्रेस नाम की एक्सप्लोरेशन वाली चीज हुई है। या सैटर्न है, तो सैटर्न के लिए भी नासा ने एक काम किया था कि जो सैटर्न का कह लो प्राकृतिक सैटेलाइट कह लो, जो नाम रख रहा था क्या, टाइटन। तो वहां से जो जानकारी मिली वो जानकारी किस तरह से यूजफुल होगी, है ना। तो हर एक देश के बारे में अब जितनी भी कंटेम्प्रेरी चीजें हैं स्पेस से रिलेटेड वो आपको निपटाना है। ठीक है। क्योंकि अब रोज पर डे कोई ना कोई चीज होगी, है ना। जैसे रोज ही अगर आप सुनो कि जैसे उसने कहा कि मान लो यूएसए है, और यूएसए में जो नासा है उसने तो बहुत जबरदस्त अचीवमेंट लिए हैं। लेकिन ये जो स्पेस एक्स है ना, या मान लो जो जापान की है जाक्सा, तो बताओ जाक्सा ने अगर मानो ह्यूमन के वेलफेयर का काम किया, तो तुम मुझे बताओ जो ये क्योटो प्रोटोकॉल था, क्योटो प्रोटोकॉल, या फिर क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है ना, क्या नाम था उसका, क्योटो के बाद था ना पीस एग्रीमेंट हुआ था ना एक। तो उसके लिए जो अलग अलग देश अगर मान लो उत्सर्जन कर रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड का और मीथेन का, तो उसका जो सर्विलांस है, या जो देश विकसित है और क्या जो देश नीडी है या विकासशील है या उन्नति के पथ पर धीमे धीमे अग्रसर है, तो जो हेल्प है क्या वो हो रही है, कितना उत्सर्जन हो रहा है, तो वो सारा का सब काम किसने, जापान की एक्स एक्सप्लोरेशन कंपनी ने किया है ना। तो सब अलग अलग काम कर रही हैं। जैसे मैं कल बात कर रहा था कि रीयूज, है ना, मतलब जो व्हीकल भेजा है अगर उसका हम रीयूज कर लें तो एक प्रकार से हमारा जो बजट है वो उतना ज़्यादा नहीं यूज होगा जितना नॉर्मल यूज होता, क्योंकि उसका तो हम फिर से यूज कर लेंगे ना। रीयूजेबल अगर लॉन्च व्हीकल होगा तो वो तो बेनिफिशियल है। तो सोचो उसके लिए काम स्पेस एक्स कर चुकी है ना। तो जो भी चीजें अब आएंगी, फाल्कन आएगा,
कोई भी चीज। तो वो सारी जो चीजें हैं अब वो कंटेम्परेरी में पहुंच गई, जिसको बोलते हैं हम समकालीन मुद्दों में, है ना। क्षेत्र जो है वो स्पेस का है, अंतरिक्ष का है। तो जैसे मैंने आपसे कहा कि जो ट्रीटी है या एक सब देशों ने मिल के निर्णय लिया, और वो निर्णय ये लिया कि भाई जो स्पेस है वो किसी एक स्पेसिफिक देश का नहीं है, वो केवल एक्सप्लोरेशन वाली चीज है। जैसे मान लो कि अगर हमने मून ही ले लिया और सोचो मून पर अपनी अपनी दावेदारी दिखाने लगे, तो होगा क्या कि मान लो हमने एक्सपेरिमेंट किया और वो जो एक्सपेरिमेंट है वो हम मून पर करना चाहते हैं, है ना। भाई कोई भी करना चाहते हैं। जैसे हम नाभिक के रूप में पीछे थे ना, न्यूक्लियर एनर्जी के रूप में, तो हमने भी तो बचा के ही नाभिकीय जो टेस्ट है वो किया था ना, याद आ रहा, पोखरण मूवी। तो किया था सबसे बच के, कि जो नजर है अमेरिका की हम पर, उसकी सिचुएशन को देख लिया था। और जब जब हम उस सैटेलाइट के सर्विलांस से बाहर थे, तब तब हमने कुछ ऐसा अपने आप को एडजस्ट किया कि हमने सफलतापूर्वक ये बता दिया कि हम भी न्यूक्लियर पावर रखते हैं। ठीक। तो मान लो अगर ऐसा मून पर होने लगे, तो आपको पता है भाई ये है अर्थ, है ना, और ये है मून। तो आपको पता होगा ये जो ज्वार भाटा है या बहुत सारी जो कंडीशंस हैं वो ग्रेविटेशनल पुल की वजह से ही होता। अब अगर वहां पे कोई ऐसी चीज की, क्योंकि वहां तो क्रिएचर है नहीं है, ह्यूमन बीइंग है नहीं है, कोई भी जो चीज है वो है ही नहीं, तो हमें कोई एक्सपेरिमेंट करना है तो करने की चीज हम वहां देखेंगे जहां पर लॉस कम से कम हो। तो भाई हो सकता है कि दक्षिण कोरिया की जगह, दक्षिण कोरिया तो अच्छी देश है, उत्तर कोरिया जाके इस मून पर कोई भी प्रचंड एक्सपेरिमेंट कर ले, तो हो सकता है कि उस समय ना रख कंसीडर करके बाद में जो चीजें हैं वो कॉम्प्लेक्स हो जाएं। इस वजह से जो अलग अलग देश हैं उन्होंने अपने समझौतों को किया किया। अच्छी बात है। जैसे अब जैसे मैं आपसे कहूं रेडिएशन आता, उसी रेडिएशन का ही तो प्रभाव है ना कि हिरोशिमा और जो नागासाकी है, जो कि 6 और 9 अगस्त 1945 को यूएसए के द्वारा नाभिकीय बम गिराया गया था, तो उनके जो रेडिएशन है उसके इफेक्ट में आज भी वहां के लोग हैं, क्योंकि पता नहीं कौन सा रेडियो एक्टिव एलिमेंट कब कौन सी रे निकाले, है ना। तो दूरगामी जो परिणाम हैं उनको कंसीडर करते हुए सब देश सलाह मशवरा करके ही स्पेस में एक्सप्लोरेशन करने में अपने जो कह लो कि स्ट्रेटजी है उनको कैसे बना रहे हैं, वो सब किस में जाएगा, कंटेम्परेरी इशू में। ठीक। तो ये टॉपिक हमारा पूरी तरीके से हो गया। अब जिस टॉपिक का हमको प्रोसीड करना है या आगे बढ़ाना है, वो टॉपिक भी कुछ चीजें आप उसकी सुने होंगे, और अगर देखा जाए तो यूपीएससी को आप छोड़ दो। जैसे यूपीएससी में तो पता है क्रिटिकलिटी बहुत ज़्यादा लगा देता है वो। जैसे आपसे कह देगा कि हाँ कंप्यूटर आपने पढ़े प्रथम जनरेशन, ठीक है, हमको ये बताओ कि जो सुपर कंप्यूटर है भारत में, सीडेक जो संस्था है ना, सीडेक है ना पुणे में, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, तो वो सीडेक काम कर रहा है सुपर कंप्यूटर के ऊपर। और जो सुपर कंप्यूटर है उसकी खासियत ये है कि जो चीज का कैलकुलेशन सामान्य कंप्यूटर से मान लो 1 मिनट में होता है, वही चीज सुपर कंप्यूटर से माइक्रो सेकंड में हो जाती है। तो कहीं ना कहीं ये अच्छा है। तो वो अब सुपर कंप्यूटर का जो एनालिसिस है वो केवल सीडेक पुणे से ही रिलेटेड करके नहीं पूछेगा कि परम 10,000 जो बनाया वो सीडेक ने बनाया। वो मान लो अलग अलग देशों से कंपैरिजन करके कंप्यूटर की 5th जनरेशन या मॉडर्न जनरेशन के क्वेश्चन को पुटअप कर लेगा, या कहेगा कि क्लाइमा मतलब अलग अलग टाइप से, मान लो ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी है, अभी तो वो पुरानी हो गई, लेकिन आपने नाम सुना होगा वाईफाई, सुना है ना, वायरलेस फाइडेलिटी, लाइव फाई,
सुना था ना, जब ये जियो का मोबाइल आया था, तो जो टेक्नोलॉजी है यूपीएससी जो है वो उसी में ही जाएगा, सीधी सी बात है। लेकिन अगर हम यूपी पीसीएस के एग्जाम्स को देखें, एमपी के देखें या आरएएस के देखें, तो वहां पर कंप्यूटर जो है वो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता। जैसे आप खुद सोचो कि वायरस, आपने कोविड का तो सुना है, लेकिन अगर मैं आपसे कहूं ये जो वायरस है इसका फुल फॉर्म होता क्या है ना, या मैं अगर आपसे कह दूं ये HTTP, तो ये क्या होता है? या अलग अलग जनरेशन में जो हमने लैंग्वेज यूज की, जिसको हम सॉफ्टवेयर यूज कहते हैं, वो कैसे कैसे आए, है ना? या मान लो कंप्यूटर की लैंग्वेज है, अब वो तो चलता 0 और 1 पे है, यानी पूरी की पूरी जो डेटा की एनालिसिस होती है कंप्यूटर में वो 0 और 1 में जाती है। ठीक, मतलब बाइनरी ऑपरेशन ही होंगे। भाई वोल्टेज घट रहा, करंट घट रहा, बढ़ रहा, तो बार बार वो हम चेक नहीं करें, हम ये देखें कि हाँ 1 मतलब हाई और 0 मतलब लो, 1 मतलब ऑन और 0 मतलब ऑफ। ठीक है, अब इसी में एंड गेट आ जाएंगे, नॉट गेट आ जाएंगे, और गेट आएंगे, नैंड गेट आएंगे। तो चीजें बहुत सारी हैं उस टॉपिक में जिसको हमें पढ़ना है, और उसका नाम क्या है? तो नाम है इंफॉर्मेशन एंड कंप्यूटर टेक्नोलॉजी। ठीक है, अच्छा, अब कंप्यूटर टेक्नोलॉजी की जगह यहाँ हमारे जो सिविल में टॉपिक है वो है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। सूचना यानी इंफॉर्मेशन, एंड जो कम्युनिकेशन है ना, मतलब संचार प्रौद्योगिकी, उसको देखना है। ठीक, तो पहले आप कंप्यूटर से पूरी तरह फैमिलियर हो जाएं। अब कंप्यूटर तो हम लोग बहुत समय पहले से ही यूज कर रहे हैं, है ना? लेकिन वो चीज नहीं, जैसे सॉफ्टवेयर है, तो सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है? मेमोरी है जिसमें सूचना जो है संचित होती है और समय पर हम उस सूचना का यूज कर लेते हैं। तो वो मेमोरी कितने टाइप से होती है? अगर सिस्टम है तो उसमें जो मेमोरी है उनके क्या क्या टाइप हैं? कौन सी मेमोरी जी है वो सिस्टम बंद होने पर हट जाती है, मतलब वोलेटाइल है? कौन सी ऐसी मेमोरी है जो स्विच ऑफ करने के बावजूद भी सिस्टम में अवेलेबल होती है? वो कौन सी मेमोरी है? अगर मुझे कोई एक्सटर्नल सोर्स से किसी डेटा को काफ़ी समय तक स्टोर करके रखना है, तो वहाँ पर भी मेमोरी यूज़ होगी। वो किस टाइप की मेमोरी होगी, है ना? सॉफ्टवेयर के अलग अलग पोर्शन, हार्डवेयर के अलग अलग पोर्शन, इनपुट डिवाइस क्या है, आउटपुट डिवाइस क्या है, सीपीयू की वर्किंग क्या है, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट कैसे काम करता है, कंट्रोल यूनिट कैसे काम करती है, कैसे हम कमांड देते हैं, बहुत सारी चीज़ें जो बेसिकली आएगी कंप्यूटर में। और उसी कंप्यूटर के बाद इंफॉर्मेशन जो है उसको विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर हम जब यहाँ से वहाँ भेजने वाली जो चीज़ देखेंगे, तो वो जाएगी किस में? कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में। ठीक है, इतनी बात है। तो कंप्यूटर नाम के वर्ड से आप बहुत अच्छे से परिचित होगे कि भैया सूचनाएं जो हैं, और सूचना के पहले अगर कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर अब ग्रीक में अलग है, अंग्रेजी में अलग था, उसका मतलब था गणना करना। लेकिन अब हम गणना के चक्कर में नहीं पड़ते हैं, हम पहुंचे हैं 5th जनरेशन में। तो पहले से और 5th तक स्विच करने में हमने आकार क्या रखा, सॉफ्टवेयर क्या यूज़ किए, हार्डवेयर की यूज़ क्या किए, उनकी क्षमता क्या थी, उनकी गति क्या थी, उसके आधार पर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ 5 जनरल स्टडीज पीढ़ियों की करनी है। ठीक, जैसे मैंने आपसे कह दिया, जैसे मैंने कहा, ऐसे बोल दिया मैंने। ठीक है, और मान लो
मैंने ऐसे लिख दिया, ठीक। और मान लो मैंने ये लिख दिया, ठीक। और मैंने ये लिख दिया, और आपसे कहा इन चारों में से कौन सी चीज अलग है। तो अगर आपको ये पास्कल, एल्गोल, फोर्ट्रान ये पता होंगे कि हाँ ये सॉफ्टवेयर वाली चीज है, लैंग्वेज वाली चीज है, तो इन लैंग्वेज को आप इस कंप्यूटर जो फर्स्ट जनरेशन में यूज हुआ था उससे अलग निकाल लोगे। लेकिन अगर आपको जानकारी नहीं होगी तब ट्रैप होने की संभावना है, ठीक। तो हम शुरू करते हैं कहाँ से, अलग अलग जनरेशन में उपयोग होने वाले या इजाद होने वाले जो कंप्यूटर हैं उनकी स्पेसिफिकेशन से, ठीक है। आप फटाफट से पहले इस चार्ट को देख लो, ठीक, क्योंकि हम यहाँ पर एलेबोरेट करेंगे तो टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा, ठीक। ठीक, अगर दिख रहा हो तो ठीक है, ना दिख रहा हो तो देखो मैं इसको बड़ा किए देता हूँ, ठीक है, ओके। अब देखो ये दिख रहा होगा आपको, ठीक ना। चलो, तो इधर देख लो, लिखा हुआ है सबसे पहले जनरेशन का नाम, मतलब किस जनरेशन में कौन सा कंप्यूटर था, उसमें हार्डवेयर यानी वो चीज जो भौतिक रूप से हम टच कर सकते हैं, जैसे ये है क्या रिमोट, ये है क्या माउस, ये है क्या माइक्रोफोन। तो इनको हम भौतिक रूप से टच कर ले रहे हैं ना। लेकिन अगर मैं आपसे बात करूं, इसके अंदर जो सॉफ्टवेयर हैं उनको क्या भौतिक रूप से आप टच कर पाएंगे। प्रोसेस हो रहा, दो और दो मिलके चार हो रहा, आंसर चार आ रहा, लेकिन क्या आप उसको फील कर पा रहे हैं भौतिक रूप में, नहीं। तो वो जिस कैटेगरी में जाएगा वो है क्या आपका सॉफ्टवेयर। एक है हार्डवेयर भौतिक रूप में, एक है सॉफ्टवेयर आभासी रूप में। अब अलग अलग जो फीचर्स हैं वो क्या क्या हैं, और उदाहरण जो कंप्यूटर बने उस सिचुएशन वाली पीढ़ी में वो कौन कौन से थे। तो देखो, ये शुरुआत वाली पीढ़ी थी जब हमने कंप्यूटर बनाना शुरू ही किया था, और वहाँ पर इस समय पर जो कंप्यूटर थे उनका साइज बहुत बड़ा था। बहुत बड़ा होने का जो रीज़न है वो है इसमें उपस्थित हार्डवेयर। अब यहाँ हार्डवेयर जो थी वो वैक्यूम ट्यूब थी। जैसे आपने नाम सुना होगा कि ट्रांजिस्टर, और ट्रांजिस्टरों के कॉम्बिनेशन से अगर बात करो तो बनती है इंटीग्रेटेड सर्किट, आईसीस। बोलते हैं ना आईसी खराब हो गई, तो जो ट्रायोड था या जो डायोड था, तो डायोड के कॉम्बिनेशन से क्या बनती हैं ट्रांजिस्टर। और ट्रायोड की अगर बात करो तो वहां जब कॉम्बिनेशन होता है तो जो बनता है वो क्या होता है वैक्यूम ट्यूब, ठीक है। अच्छा, अब हम डाटा को भी सुरक्षित तो रखेंगे। जैसे हम अगर बात करें अपने पेन ड्राइव की, तो पेन ड्राइव को हम भौतिक रूप से टच कर रहे हैं और उसमें हम डाटा को स्टोर कर रहे हैं कि नहीं। तो वैसे ही यहाँ पर मैग्नेटिक ड्रम मेमोरी का उपयोग हो रहा था, ठीक है, ठीक। जैसे देखो पहले जो हम लोग फ्लॉपी डिस्क लेते थे ना, तो फ्लॉपी का काम क्या है या मतलब क्या है, फ्लपी यानी कि ऐसी प्लास्टिक जो बहुत मुलायम है, फ्लपी है, ठीक। और उसी का उपयोग हम डेटा को स्टोर करने में बोल रहे थे, इसलिए हम बोल रहे थे उसको फ्लॉपी डिस्क बोल रहे थे ना। देखो, वैसे ही यहाँ मैग्नेटिक ड्रम मेमोरी का यूज। अच्छा, अब ये जो भाषा थी ना, जो सॉफ्टवेयर यहाँ यूज हो रहे थे फर्स्ट में, वो जो लैंग्वेज थी उसको बोल रहे थे हम कौन सी लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज। कौन सी लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज, है ना। और देखो ये स्पेसिफिकेशन में भैया आकार बहुत बड़ा था, खर्चीला बहुत था और लिमिटेड उपयोग कर पाते थे, है ना। आज देखो तो घड़ी भी मोबाइल में है, आज देखो तो कंप्यूटर भी मोबाइल में है,
और जो 14-15 हज़ार के हम कैमरा ले के फ़ोटो खींचते थे वो एक छोटे से मोबाइल में उपस्थित है। तो छोटी सी चीज़ में बहुत सारी चीज़ों का समावेश है, वही तो मोबाइल है। अगर देखा जाए तो वो भी एक डिवाइस ही तो है या नहीं? तो यहाँ पर जो उपयोग था वो सीमित था। ठीक है, अच्छा अब देखो जैसे मैंने आपसे कहा एनिएक या एडसेक, इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज, तो ये क्या है? ये है फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर्स के नाम। अब देखो जैसे ये तो देखो ऑटोमेटिक कैलकुलेटर है ना, और देखो ये यूनिवैक, तो यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। तो चाहे वो कहे एनईएसी, ENISAC और एडसेक या UNIVAC, ये किस जनरेशन के हैं? फर्स्ट जनरेशन के। कौन सा सॉफ्टवेयर यूज हो रहा था? सर मशीन लैंग्वेज थी। इधर कौन था? आप कहोगे वैक्यूम ट्यूब था। और जो मैग्नेटिक जो मेमोरी थी ना वो ड्रम वाली थी, मैग्नेटिक ड्रम मेमोरी। अच्छा सेकंड, तो ये 56 के बाद इंप्रूवमेंट आई। और देखो वैक्यूम ट्यूब की जगह किसने ले ली? ट्रांजिस्टर ने। वैक्यूम ट्यूब बड़ा और ट्रांजिस्टर जो था वो क्या है? छोटा। तो मुझे बताओ ऑटोमेटिकली साइज हो जाएगा छोटा, तो वैक्यूम ट्यूब की जगह कौन ले लिया? ट्रांजिस्टर। और साथ में अब मेमोरी जो मैग्नेटिक ड्रम मेमोरी टाइप का था उसको किसने ले लिया? तो वो आ गया मैग्नेटिक कोर का प्रयोग या मैग्नेटिक टेप का प्रयोग। ठीक है, या कह लो डिस्क। ठीक, वो काली कलर की जो डिस्क थी ना, फ्लॉपी डिस्क वाली चीजें थी, है ना, या जब शुरुआत में जो मारियो गेम खेलते थे हम लोग, तो वो जो डिस्क यूज होती थी ना वो ब्लैक कलर की, इसी जनरेशन वाली चीज है। ठीक है, चलो ना, इधर नहीं है, ये तो बहुत पुरानी जनरेशन है। इधर पहुंचेंगे फोर्थ पे, तब की बात आएगी वो। ठीक, चलो यहाँ पे जो असेंबली लैंग्वेज थी, अब देखो यहाँ जो नाम यूज हो रहे हैं ना, ये पूछ लिए जाते हैं कि इसका फुल फॉर्म क्या है या ये क्या है। तो देखो ये है फॉर्मूला ट्रांसलेशन। क्या है? फॉर्मूला ट्रांसलेशन। ठीक है, ऐसे ही उसने कहा कोबोल, तो ये है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। ठीक है, ऐसे ही और बहुत से नाम आते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा, और एक आध नाम आप सोचो बताओ। जैसे इसी में मैं 2-4 नाम लिख के आपको बताऊं। जैसे देखो, हाँ जैसे मान लो बेसिक है ना, एक मिनट होल्ड करना। बेसिक उसने कहा, देखो बेसिक, तो बेसिक क्या है? हाई लेवल लैंग्वेज, ध्यान देना, असेंबली भाषा, हाई लेवल लैंग्वेज। ठीक है, तो हाई लेवल लैंग्वेज किस जनरेशन? सेकंड जनरेशन। असेंबली लैंग्वेज कौन सी जनरेशन? सेकंड जनरेशन। मशीन फर्स्ट जनरेशन। फॉर्मूला ट्रांसलेशन कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। अच्छा, अभी मैंने आपसे कहा बेसिक, बहुत बार पूछा गया बेसिक का फुल फॉर्म क्या है, बेसिक कहाँ पर यूज होता है? संचार प्रौद्योगिकी, वो कह दे कि डिफेंस प्रौद्योगिकी, कुछ भी पूछ सकता ना। तो बेसिक का जो अर्थ, जो फुल फॉर्म है वो क्या है? बिगनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। फिर से देख लो, बिगनर्स, बिगनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। ठीक, एक दो बार देखेंगे तो आपको याद हो जाएंगे। ठीक, फॉर्मूला ट्रांसलेशन, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, बिगनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड, और भी बहुत सारी हैं। अब वो रहते हैं ना संक्षिप्त नाम और फिर उनका फुल फॉर्म, उसको देखना तो आप तुरंत फटाफट फटाफट देख लोगे।
ठीक है, चलो अब देखो आकार में तो इनको छोटा होना ही है, स्वाभाविक सी बात है। जब हम वैक्यूम ट्यूब की जगह ट्रांजिस्टर का यूज करेंगे तो आकार में छोटे हो जाएंगे। और सीधी सी बात है, सीधी सी जग जाहिर बात है कि ये जो संग्रह क्षमता है और जो गति है उसको बढ़ा लेंगे। ठीक है, चलो अब इधर के लिए तो इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, यूएसए की कंपनी है। अब यूएसए की कंपनी में जो आईबीएम इंटरनेशनल बिजनेस मशीन है, उसने जितने कंप्यूटर बनाए वो सारे किस कैटेगरी में गए? सेकंड जनरेशन की कैटेगरी में गए। जैसे अब देखो यहाँ यूनिवैक ये है और देखो यहाँ पर भी है। तो अब कंफ्यूजन की स्थिति मत बनाना, ये देख भर लेना, है ना। वैसे तो वो विवाद में चला जाएगा फिर कि यहाँ भी यूनिवैक है, यहाँ फिर हम साक्ष्य जुटाएंगे, तो वो ऐसा करेगा नहीं। ठीक, अच्छा अब देखो थर्ड जनरेशन, समय बड़ा आगे। अब इधर क्या यूज होने लगा भाई, ये चिप ले ली और इंटीग्रेटेड सर्किट इसको नाम दे दिया। इंटीग्रेशन मतलब बहुत सारी चीजों का एक साथ जोड़ना। तो ट्रांजिस्टर ट्रांजिस्टर ट्रांजिस्टर, नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर इंटीग्रेटेड सर्किट में यूज होने लगे। ठीक, तो सीधी सी बात है और छोटा चला जाएगा, साइज बहुत ज्यादा कम हो जाएगा। अच्छा, और यहां पर इन लैंग्वेजेस से इतर जो यूज होने लगा वो यूज होने लगा ऑपरेटिंग सिस्टम, है ना। जैसे आपने विंडो सुना होगा, एमएस डॉस सुना होगा, ये सुने होंगे कि अलग अलग नाम से आते हैं ना, एंड्रॉयड के सिस्टम, आईओएस। तो देखो वही, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होने लगा किस जनरेशन में? थर्ड जनरेशन में, पहली बात। उसके बाद और क्या था, देखो देखो यहां पर है ये, यह है ना, देखो हाई लेवल लैंग्वेज। वो जो ऊपर मैंने बोला वो थर्ड वाले में था, ठीक है ना। इधर ले जाना हाई लेवल लैंग्वेज का, वहां पहले मशीन, फिर असेंबली लैंग्वेज, और यहां पर हाई लेवल लैंग्वेज। और वहीं पे देखो किसका यूज है? बेसिक का। और देखो आकार जो है वो बहुत छोटा, डॉक्यूमेंटेशन और प्रोसेसिंग में भी अनुप्रयोग होने लगा। अभी तक लिमिटेड जो चीजें थी वो ही परफॉर्म कर रहे थे, लेकिन अब डॉक्यूमेंटेशन और प्रोसेसिंग में भी उपयोग होने लगा। देखो उदाहरण इसका क्या है? मिनी कंप्यूटर। ठीक, अब देखो हम साइज के आधार पर अगर कंप्यूटर को देखें तो सबसे पहले हम क्या लेते हैं? माइक्रो, माइक्रो कंप्यूटर, है ना। माइक्रो आपको पता है सूक्ष्म। तो जो इंडिविजुअली बंदा है या अलग अलग लोग हैं वो अपना अपना सिस्टम लेके जो चल रहे हैं, वो कौन सा है? माइक्रो कंप्यूटर। ठीक है, माइक्रो से थोड़ा सा आगे बढ़े मतलब साइज में, तो वो कौन सा आ गया? मिनी कंप्यूटर। ठीक है, कौन सा आ गया? मिनी। फिर बात करें तो, या ऐसे समझ लो कि यहां जो परफॉर्मेंस था उससे और अल्टीमेट परफॉर्मेंस देने में कौन कैपेबल हो गया? मिनी। फिर आपने नाम सुना होगा सुपर। तो सुपर कंप्यूटर तो प्रोसेसिंग भी अल्टीमेट, साइज भी बहुत कम, इफिशियंसी भी बहुत ज़्यादा, वर्कलोड भी क्या कर देगा? वो बहुत कम। और जिसका नाम अभी आप सुन रहे होंगे उसमें क्या है? क्वांटम। क्या है? क्वांटम कंप्यूटर, जो कि अभी तक प्रोसेस में है। यहां जब हम डाटा यूज करते हैं ना, तो नाम सुना होगा आपने बिट ने, बिट का, बाइट का, किलोबाइट का, मेगाबाइट का, टेराबाइट का, निबल का, नाम सुना है। ठीक, लेकिन जब हम बात करेंगे क्वांटम कंप्यूटर की, तो वहाँ जो स्टोरेज वाली चीज़ होगी, जो डेटा वाली चीज़ होगी, उसमें केबी, एमबी, टीबी, बाइट, इनकी चीज़ या इनका नाम का यूज़ नहीं होगा। ठीक, तो देखेंगे मिनी कंप्यूटर्स क्या है। ठीक है, थर्ड जनरेशन में कौन सा कंप्यूटर गया? मिनी कंप्यूटर। फोर्थ जनरेशन की अगर बात करो, देखो बहुत ज़्यादा लार्ज, VLSI। तो VLSI किस पीढ़ी का है? फोर्थ जनरेशन का, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। ठीक है, देखो वेरी लार्ज इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग। अब देखो वही है, अलग अलग आईसी आपने थी उनका यूज कर लिया, कॉम्बिनेशन बनाया
किसके लिए रिस्पॉन्सिबल रहा? माइक्रो प्रोसेसर के लिए। ठीक, और बताओ अब सेमीकंडक्टर जो पदार्थ है उसकी क्या बनने लगी? मेमोरी। ठीक है, अब सेमीकंडक्टर आप कहोगे सिलिकॉन ले लो, जर्मेनियम ले लो, है ना। चलो, तो सेमीकंडक्टर पदार्थ की मेमोरी। ठीक, अच्छा, सॉफ्टवेयर और आगे बढ़ गए इसमें। जो लिमिटेड काम थे अब उन कामों को फैलाने का काम किया, मतलब डाइवर्सिफिकेशन लाया गया कामों में विद द हेल्प ऑफ सॉफ्टवेयर। तो वो सॉफ्टवेयर देखो क्या थे? स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर, डेटाबेस सॉफ्टवेयर, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जिसको बोलते हैं GUI। ठीक है, जैसे जो गेम खेलते हैं, गेम, वो कहते हैं ना, वो गेम वाला वो पढ़ा आपके में कि नहीं पढ़ा? कार्ड। तो वो सब क्या है? अलग अलग स्पेसिफिक फीचर को दर्शाने वाले, है ना। चलो, हाई लेवल लैंग्वेज क्या दूसरा था? इसको हटा देना, वो क्रॉप किया तो आ गया, इसको हटा देना। ठीक है, और देखो आकार तो ऑटोमेटिकली बहुत कम हो गया, गति बहुत ज़्यादा हो गई, और जो कॉस्ट था वो बहुत कम हो गया। तो जो माइक्रो कंप्यूटर्स हैं वो किस रेंज में जाएंगे? आपके चौथी पीढ़ी में। ठीक है, चलो फिर डबल बार आ गया क्या ये? चलो को क्रॉप करके मिलाया होगा। ठीक, तो चौथा तो हो गया ना। अब सीधा आओ पांचवी पीढ़ी पे। वही मैं कह रहा हूँ, दो दो बार लिखा है, माइक्रो कंप्यूटर और माइक्रो कंप्यूटर। ठीक है, माजा भाई। ठीक है, ये हो गया। सीधा फिफ्थ पे पहुंचे। फिफ्थ पे देखो, पांचवी पीढ़ी बहुत एडवांस पीढ़ी, और एडवांस पीढ़ी तो सिस्टम भी एडवांस, और सिस्टम भी एडवांस तो सुपर कंप्यूटर वाली, या हथेली पर रखने के आकार वाली कंप्यूटर जिसको बोलते हैं हम पाम टॉप कंप्यूटर, है ना, या नोटबुक जिसको हम बोलते हैं गोद में रखने वाला लैपटॉप। ठीक, देखो, तो फिफ्थ जनरेशन की जो थी उसमें सॉफ्टवेयर बहुत सारे आने लगे। देखो ये मल्टीमीडिया, ठीक है, वीडियो ले लो, ऑडियो ले लो, ठीक है, वॉइस वाली चीज भी है और साथ में इमेज फॉर्मेशन वाली भी चीज है। इंटरनेट, अब इंटरनेट असेंबल्ड है तो एक चीज से दूसरी चीज पहुंचा लो, या बहुत सारी जो भी इंटरनेट का आप काम समझते हो। ठीक है, ऑप्टिकल डिस्क, डेटा स्टोरेज वाली, और देखो ये पैरेलल प्रोसेसिंग। ठीक है, हार्डवेयर। ठीक, अच्छा इधर देखो, ये तो सब हार्डवेयर वाली चीजें हैं ना। ठीक, और देखो इधर देखो, इंटरनेट और मल्टीमीडिया, आर्टिफिशियली इंटेलिजेंस इनेबल्ड हो गया, और सभी हाई लेवल लैंग्वेज, चाहे सी हो, C++ हो, जावा हो, और एक कोई भी .NET, सारी लैंग्वेजेस जो हाई लेवल लैंग्वेज थी वो यहाँ पर यूज़ होने लगी। और साथ में बहुत छोटा, हाई कह लो कि स्पीड, और उपयोग में बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान है। और चाहे वो ध्वनि हो, दृश्य हो, या टेक्स्ट हो, हर एक जगह पे ये प्रयोग में आने लगा। ठीक, और देखो नोटबुक, लैपटॉप, पाम टॉप, तो पाम टॉप जो है वो यूज करने के आधार पर क्लासिफिकेशन है। जैसे ये पाम यानी हथेली, तो एक ऐसा सिस्टम जिसकी एक्यूरेसी बहुत जबरदस्त हो, जो बहुत तेजी से काम कर ले, और साइज किसके आकार का हो? तो हथेली के आकार का हो, तो वो जिस कैटेगरी में जाएगा वो होगी हम लोग की कौन सी? पाम टॉप कैटेगरी। ठीक है, पाम टॉप हो गया, नोटबुक हो गया, और सुपर कंप्यूटर हो गया। अच्छा, एक आध सुपर कंप्यूटर का आप नाम बताओ। आप कहोगे परम, PARAM, है ना। तो परम जो सीरीज है वो वो किस कैटेगरी में आती है? तो सुपर कंप्यूटर की कैटेगरी। ठीक है, अच्छा, भारत में जो पहला सुपर कंप्यूटर बना, या आप पहले ये समझ लो, मैं फैक्चुअल रूप में आपसे पूछूं कि भारत में, किसमें? भारत में जो पहला कंप्यूटर बना, ध्यान देना, भारत में जो पहला कंप्यूटर बना, उस कंप्यूटर का आप नाम बताओ क्या था?
ठीक है, मैं लिख देता हूं यहाँ पे। ठीक है, इंडिया में जैसे हमने जो बनाया ना उपग्रह, कौन था वो? आर्यभट्ट था कि भास्कर था कि आदित्य था? आर्यभट्ट, ठीक। तो वैसे ही मैंने कहा फर्स्ट इंडिया का, जो इंडिया ने ही बनाया हो, इंडियाज फर्स्ट कंप्यूटर। ठीक, आप खुद सोच के बताना ऑनेस्टली, क्या आपको नाम पता है? ये वही थे जो ज्ञान की तलाश में निकल गए थे, जो बाद में हो गए बुद्ध। उनका क्या नाम था बचपन का? सिद्धार्थ। तो सिद्धार्थ जो है वो इंडिया का फर्स्ट फर्स्ट कंप्यूटर है। और इसको कहाँ पर इस्टेब्लिश किया गया था या स्थापित किया गया था? तो भाई, जो स्थापित करने वाला काम था वो किया गया था पोस्ट ऑफिस में। कौन? सिद्धार्थ। अच्छा, फैक्चुअल नॉलेज में मैं थोड़ा सा और आपको पूछ लूं कि मान लो ये जो पोस्ट ऑफिस था वो कहाँ था? तो बेंगलुरु में। ठीक, चलो। और अगर आगे बढ़े इसमें, यूनिवर्सिटी कौन सी है पहली? या देखो, ऐसे फैक्चुअल में पूछा जाता है, वो कौन सा ऐसा न्यूज़पेपर था जो इंटरनेट पे या कह लो सिस्टम के थ्रू आया? तो पहला, जो हम लोगों का बहुत फेवरेट है, हालांकि हम सुनते बहुत ज़्यादा हैं इसके बारे में और इसको पढ़ते थोड़ा कम है, द हिंदू। वैसे ही अगर मैगजीन की बात करें जो ई रूप में, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट के रूप में रही, तो वो कौन सी थी? टाइम्स ऑफ इंडिया। ठीक, और चार पांच अगर इन्हीं फैक्चुअल में ले लें, फर्स्ट मैगजीन हो गई। हाँ, पार्टी की बात कर लो, है ना? कौन सी पार्टी थी? जैसे कांग्रेस है ना, बीजेपी है, आप है, तो ये कह रहे हैं फर्स्ट पॉलिटिकल पार्टी जिसने इंटरनेट पे अपनी वेबसाइट बनाई थी। जैसे आज की डेट में है ना कि आपको जुड़ना है या विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट आप पूरा का पूरा काम आपको करना, उसके लिए करेंगे क्या? सारी चीज़ें तो आसान है ना। जैसे कहीं नंबर लगाना कहीं जगह पर, सारा काम सिस्टम का है। इंटरनेट अवेलेबिलिटी आपके पास हो, कंप्यूटर आपके पास हो, बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर हैं, इंस्टॉल कर लो, स्पेसिफिक इंस्टीट्यूशन के, वहाँ पर अपने आप को इनरोल कर लो, जो भी सुविधा चाहिए वो सुविधा आपको इंफॉर्मेशन के थ्रू मिल जाएगी, है ना? चलो, तो पार्टी जो थी जिसने वेबसाइट बनाई थी इंटरनेट पे फर्स्ट टाइम, तो वो कौन सी थी? हम लोग की भारतीय जनता पार्टी। ठीक, और देखो मैं बोले देता हूं ऐसे ही, जैसे कंप्यूटर की अगर जो टाइप की बात करो, तो एक है एनालॉग, एक है हाइब्रिड, ध्यान देना, एक है एनालॉग। अब एनालॉग अलग जाएगा, और जीरो वन वाली चीज जो है वो कौन सा आएगा? एनालॉग डिजिटल। और कौन सा आएगा? हाइब्रिड। एग्री? ठीक, तो देखो, पहला सुपर कंप्यूटर कौन था? सुपर कंप्यूटर, तो ये सुपर कंप्यूटर था क्रेवन। कौन था? क्रेवन। किसका था? तो वही सबसे विकसित कंट्री आज की डेट में, यूएसए ने परेशान कर दिया, है ना? टैरिफ लगा दिया। हमारे ऊपर तो कम लगा, और देशों के ऊपर देखो कितना ज़्यादा लगा। कहीं ना कहीं गड़बड़ है। चलो, लेकिन कहीं ना कहीं अपने क्षेत्र की चीज को प्रमोट करने के लिए, या कह लो कि जो प्रोडक्शन हो रहा उस देश में, उसको आगे बढ़ाने के लिए ही तो टैरिफ लगाया गया, है ना? चलो, इतनी बात हुई। अब देखो, ये तो बेसिक हो गया। अच्छा, अब देखो, अब मैं चार चीजें आपको लिख रहा हूं, है ना? जैसे अगर मैं आपसे बात करूं कि कंप्यूटर, है ना, तो वो तो आप समझ गए कि डिजिटल है, एनालॉग है, हाइब्रिड है। मैं अगर बात करूं पार्ट वाइज में, है ना, तो ये क्या क्या कंटेन करता है या रखता है? तो सबसे पहले
इनपुट यूनिट, ठीक है। सेकेंड वर्ड की बात करो तो ये क्या है, आउटपुट यूनिट, ठीक है। और इधर बात करो तो कंट्रोल यूनिट, किसकी बात करो, कंट्रोल यूनिट, ठीक। तो देखो इनपुट से तो आप समझ ही गए होंगे, भौतिक रूप में, फिजिकल रूप में जिन चीज़ों को हम छू सकते हैं, आभास कर सकते हैं, या निर्देश हो, या आपके जो डेटा हो, उनको हम जिनके थ्रू सिस्टम में ले जाते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, इनपुट डिवाइस, है ना, इनपुट्स यूनिट। अच्छा, और जो दिया है, जो इंस्ट्रक्शन दिए हैं, जो डेटा यानी कि आंकड़ा दिया है, जिससे कंप्यूटर में प्रोसेसिंग हो और हमें कुछ मिले, कुछ जो आउटपुट है वो मिले, तो जिसके थ्रू दिया है वो तो इनपुट यूनिट, और जिससे मिल रहा, जैसे मेरे सामने ये जो स्क्रीन है, इस स्क्रीन पर कोई डाटा लिखा, तो पहले हमने इनपुट दिया, और वहां से जो आया, जैसे मैं आपसे कहूं कि जो डेस्कटॉप है ना, या ये जो स्क्रीन है, या मैं जो बोल रहा हूं, इनपुट हुआ। और अगर सोचो यहीं पर एक बहुत बड़ा माइक हो, साउंड लगा हो बहुत बड़ा जो आवाज़ दे, तो वो क्या हुआ, आउटपुट। तो आउटपुट डिवाइस में या आउटपुट यूनिट में क्या आएगा, जहां से हमें आउटपुट मिल रहा है, ठीक है। बात समझ में आ रही ना, जैसे प्रिंटर क्या है, प्रिंट करके चीजें दे ही तो देता, तो प्रिंटर क्या है, आउटपुट, ठीक। अच्छा, अब देखो कंट्रोल यूनिट की अगर बात करो तो एक टर्म आता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, तो ये कंप्यूटर का भाग है कि नहीं। अच्छा, सीधा समझ लो, ब्रेन है, मस्तिष्क है कंप्यूटर का, और इसमें जो प्रोसेसिंग होती है तो वो एक यूनिट रखती है कंट्रोल यूनिट, और दूसरी को आप बोलते हो लॉजिकल, या ऐसे समझ लो, ELU समझ लो, अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट, ELU, अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट, ओके, ठीक। तो सारा का सारा जो सिस्टम में काम हो रहा, कंट्रोल हो रहा, हम कमांड दे रहे हैं, हम निर्देश दे रहे हैं, वो सारा का सारा जो जिस प्रोसेस में काम करेगा, वो किसके अंटर में आएगी, कंट्रोल में। और वो किस में आएगी, तो CPU। अब CPU के दो पार्ट, कंट्रोल यूनिट और अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। अर्थमेटिक में आपको समझ में आ रहा है, अर्थमेटिक सिंबल वाली चीजें, प्लस माइनस, गुणा भाग टाइप की, ठीक। और लॉजिकल में लेस है, ग्रेटर है, उस टाइप की चीजें, ठीक है। तो देखो, जैसे मैं आपसे नॉर्मल कहूं कि इनपुट में 5 नाम लिखूं, और आपसे कह दूं कि कौन सा इनपुट है और कौन सा आउटपुट है, ठीक। और ऐसा दूं जिसको आपने थोड़ा कम सुना हो, ठीक। जैसे अगर मैं आपसे कहूं जॉयस्टिक क्या है, ठीक, जॉयस्टिक क्या है, मैंने कहा प्रिंटर क्या है, इनपुट डिवाइस है कि आउटपुट डिवाइस है। मैंने आपसे कहा कीबोर्ड, इनपुट डिवाइस है कि आउटपुट डिवाइस है, ठीक है। मान लो मैंने कह दिया माउस ले लो, इनपुट डिवाइस है कि आउटपुट डिवाइस है, ठीक। मॉनिटर, या कह लो स्क्रीन, इनपुट है कि आउटपुट है। तो देखो इनसे हम ले रहे हैं, ये क्या चला जाएगा, आउटपुट। इनके थ्रू हम मैसेज या निर्देश दे रहे हैं, इनपुट। इसके तहत भी हम मैसेज निर्देश दे रहे हैं, इनपुट, ये भी इनपुट। मॉनिटर, आउटपुट, क्या है, आउटपुट। और ये स्क्रीन भी क्या है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो अब बात करते हैं किसकी, तो देखो जो सूचनाएं हैं या जो निर्देश हैं, उनको स्टोर करने वाला
उनको स्टोर करने के लिए भी तो किसी चीज़ की ज़रूरत होगी, है ना। जैसे आपने सिस्टम को ऑन किया और जैसे ही सिस्टम ऑन हुआ वो प्रोसेसिंग करके अलग अलग टाइप से आपको जो आइकन खोल के दे देता है, जिसको इंटरफेस बोलते हैं हम, है ना, बोलते हैं। फिर कोई भी प्रोसेसिंग हो तो उसमें हम कर लेते हैं। तो कहीं ना कहीं डाटा जो है उसमें अवेलेबल तो है, तो उसके आधार पर हम जो मेमोरी या जो स्मृति हैं उनको देखें तो एक को बोलेंगे हम प्राइमरी मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी। और जो सेकंड वाला होगा उसको हम बोलेंगे क्या, सेकेंडरी मेमोरी, मेमोरी। ठीक। तो अगर मैं आपसे कहूं प्राइमरी मेमोरी के अंतर्गत कौन कौन सी मेमोरी आती हैं, तो आप कहोगे एक को हमने नाम दिया है रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, एक को बोलते हैं रोम। अब देखो ये क्या है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। और अगर इधर बात करो तो ये क्या है, रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, क्या इसमें राइट वाला काम होता है, नहीं, केवल रीड वाला काम होता है। चलो, अब रैम जो है, आपने सुना होगा कि 5-4 GB रैम के सिस्टम आने लगे। तो जो रैम मेमोरी है ना, वो बेसिकली पूरी की पूरी प्रोसेसिंग इनिशिएशन का काम कर रही है। ठीक है। अब जैसे रैम जो है, आपने सिस्टम जैसे ही बंद किया या अल्टीमेटली कोई चीज आप कर रहे थे और लाइट चली गई या सिस्टम बंद हुआ, तो वो जो चीज है, मतलब आंकड़े तभी तक सुरक्षित हैं जब तक सिस्टम ऑन है। जैसे ही ऑफ तो वो गया। तो इसको हम लेते हैं किस कैटेगरी में, तो वोलेटाइल। ठीक है। लेकिन जो रैंडम, ये जो क्या बोलते हैं, रीड ओनली मेमोरी है, ये कैसी मेमोरी है, नॉन वोलेटाइल। कैसी है, नॉन वोलेटाइल मेमोरी। मतलब तुम सिस्टम बंद भी कर दो, सिस्टम बंद भी कर दो या किसी भी सप्लाई को आप हटा भी दो, उसके बावजूद भी ये उपस्थित रहती है। मतलब ये कैसी है, नॉन वोलेटाइल मेमोरी। अच्छा, अब इनके नाम आपने सुने होंगे कि एक को बोलते हैं इरेजेबल, रीड ओनली मेमोरी, है ना। आप बोलते हैं प्रोग्रामेबल, रीड ओनली मेमोरी। इलेक्ट्रिकली इरेजेबल, रीड ओनली मेमोरी। इलेक्ट्रिकली इरेजेबल, प्रोग्रामेबल, रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, नाम तो सुने हैं ना। तो यहां समझो ये रैम वोलेटाइल है, हट जाएगी, और ये रहेगी हमेशा। ठीक है। चलो, अब बताओ सेकेंडरी मेमोरी की। तो सेकेंडरी मेमोरी जो है वो एक्सटर्नल कह लो कि डिवाइस है। एक्सटर्नल जब डिवाइस हम यूज करेंगे तो उसको हम बोलेंगे सेकेंडरी मेमोरी। और इसकी अपेक्षा जो सेकेंडरी मेमोरी है ना, पहली बात तो उसकी क्षमता ज़्यादा होगी। दूसरी बात, हम डाटा को उससे इतर रख सकते हैं। ठीक है। जैसे आपने नाम सुना होगा, जो मैंने आपको बताया, फ्लॉपी डिस्क, है ना, सीडी, जिसको आप बोलते थे कॉम्पैक्ट डिस्क। यही थोड़ा सा और एडवांस हुई तो आ गई डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, डीवीडी, है ना। चलो, फिर आ गई क्या, और अब तो आ गई ना, जिसको, जैसे यही है ना, पेन ड्राइव। ठीक। तो ये सब कैसी है, सेकेंडरी। और ये रैम और रोम क्या है, प्राइमरी। ये प्राइमरी है और ये भी प्राइमरी। इरेजेबल कौन है, सॉरी, वोलेटाइल कौन है, ये। नॉन वोलेटाइल कौन है, ये। अच्छा, अब देखो, जैसे मैंने आपसे कहा, जो कंप्यूटर की प्रोसेसिंग होती है वहां पर हम जो निर्देश तंत्र लेते हैं, उस निर्देश तंत्र में हम बाइनरी ही डिजिट लेते हैं, यानी या 0 या 1। ठीक। तो अलग अलग जो यूज होते हैं, जैसे आपने कहा 1 TB, है ना, उसमें कितने जीबी हुए। या अगर मैंने आपसे कह दिया एक
बाइट में कितने बिट हुए, ठीक है, या कह दिया कि एक निबल कितने बिट के बराबर होती, ठीक। तो देखो समझ लो, सबसे पहली बात तो बात करेंगे हम बिट की, फिर बात करेंगे हम किसकी, बाइट की, फिर बात करेंगे हम किलोबाइट की, फिर हम बात करेंगे मेगाबाइट की, फिर हम बात करेंगे टेराबाइट की, ठीक है। तो बिट सबसे छोटा, फिर 8 बाइट, सॉरी 1 बाइट जो है वो कब रहेगा, जब हम 8 बिट लेंगे, है ना। और 1 KB कब यूज होगा, जब हम 1024 बिट लें, सॉरी, ठीक। और 1 MB कब आएगा, जब हम 1024 क्या लें, KB। और GB आएगा ना, अब 1024 MB। और 1 TB कब आएगा, जब हम क्या लें, 1024 GB। इतनी बात समझ में आई। अच्छा, अब अगर मैं आपसे कह दूं, ठीक, ये बात तो आपको समझ में आई ना। तो अगर बिट, फिर बाइट, फिर KB, फिर MB, फिर GB, ठीक है ना। बिट, बाइट, KB, MB, GB और TB, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, ये तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलो अब आगे बढ़े हम, और आगे बात करें किसकी। तो देखो, जो आकार के आधार पर आप देखो, या वर्किंग के आधार पर देखो, तो देखो, जैसे मैंने अभी आपसे कहा क्वांटम कंप्यूटर, तो वो अर्ली स्टेज में है। किसमें है, अर्ली स्टेज में, प्रोटोटाइप स्टेज में। अभी तक आपका अगर यूज की बात, तो क्वांटम कंप्यूटर का यूज अभी नहीं हुआ, होने के चांसेस हैं अब जब भी हो। जैसे 4G बता के नहीं आया, आ गया, वैसे ही ये भी हो सकता है कि अभी प्रोटोटाइप मोड में हो, आने के चांसेस हो, ठीक है। चलो, तो अगर यहाँ तक देखने के बाद हम अगर टॉपिक लें अपना, हम्म, एक मिनट रुकना, चलो मैं पहले इसको लिख दूं, नहीं तो इस पे आपका थोड़ा टाइम जाएगा। एक मिनट रुको। जैसे देखो ये है, ये क्या है दिखाई दे रहा, कंप्यूटर की संरचना। अभी मैंने आपको बताया इनपुट यूनिट ये है ना। इनपुट मतलब जिस चीज से हम डेटा को इंसर्ट करा रहे हैं, कमांड दे रहे हैं, तो देखो ये इनपुट है। अब पूरी की पूरी जो चीज है ये कह लो ब्रेन, और ब्रेन क्या है, CPU। और CPU में कितने पार्ट हैं, तो देखो ये है मेमोरी यूनिट, रैम रोम, है ना। रैम जो है वो वोलेटाइल, रोम नॉन वोलेटाइल, और रैम और रोम के अलग अलग टाइप भी बता दिए। कंट्रोल यूनिट देखो ये है, ये एक तो मेमोरी यूनिट से कंट्रोल कर रहा है, और दूसरा इंस्ट्रक्शन। अब वो इंस्ट्रक्शन अर्थमेटिक अगर हैं, जोड़ घटाना गुणा भाग टाइप के हैं, या फिर लॉजिक वाले हैं, तो देखो ये मेमोरी से कोऑर्डिनेट कराने का काम कौन कर रहा है, कंट्रोल यूनिट। और फर्दर हमको क्या प्राप्त हो रहा है, आउटपुट, ठीक है। चलो, तो यही देखो लिखा हुआ है कि वो जो डेटा है और निर्देश है, प्रोसेसिंग करता है, और यूजर के साथ सब दिया है। अब देखो इतना वैसे ही पूछा नहीं जाएगा, ये बेसिक है ना। देखो, हमने अभी जो 3 नंबर आपको बताए कि टाइप जो है ना, एक है एनालॉग, एक है आपका डिजिटल, और एक को बोलते हैं हम हाइब्रिड, है ना। तो जैसे कभी आरओ के पेपर में आया था, आप PYQ देखेंगे तो मिलेगा वहां पे कि यहाँ पे नाम तो ठीक है भैया एनालॉग वाली जो चीज है, लेकिन हमने तो अभी पढ़ा है कि जो भी प्रोसेसिंग कंप्यूटर में होती है, आप कह लो वो बाइनरी टाइप का, या 0 या 1, या ऑन या ऑफ, या यस या नो, या हाई या लो टाइप से ही होता है। और आप कह रहे हो एनालॉग कंप्यूटर, तो एनालॉग कंप्यूटर की अगर देखो आप डेफिनेशन, तो चाहे वो
जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं जैसे दाब है, तापमान है, इनको माप कर अंकों में परिवर्तित करते हैं। कौन? एनालॉग कंप्यूटर। वो उसके बाद करते क्या है, तो ये कंप्यूटर किसी भी राशि का मापन तुलना के आधार पर कर लेते हैं, है ना। अच्छा, जैसे देखो थर्मामीटर, नाम क्या आपने सुना कि थर्मामीटर जो है वो एनालॉग कंप्यूटर का प्रकार है, या वोल्ट मीटर। तो थर्मामीटर टेम्परेचर, वोल्ट मीटर वोल्टेज, ठीक है। चलो, ऐसे ही एनालॉग कंप्यूटर में आगे कह रहा है कंटिन्यूअस के रूप में, डेटा कंटिन्यूअस के रूप में प्रयोग होता है, ठीक। अच्छा, देखो ये कोई चीज नहीं काम की, ये देखो डिजिटल कंप्यूटर। फिर ये श्रेणी जो है, या इन श्रेणी में जो कंप्यूटर आते हैं वो अंकों की गणना करते हैं और एक पैटर्न लेते हैं। देखो कंप्यूटर डिजिटल कंप्यूटर की श्रेणी में ही आते हैं और 0 और 1 लेते हैं, ठीक है। अच्छा, हाइब्रिड में दोनों, मतलब एक एनालॉग और एक कंप्यूटर दोनों की मिक्सिंग से ही बनेगा क्या, हाइब्रिड कंप्यूटर। और हाइब्रिड कंप्यूटर जो है वो एनालॉग के जैसा काम करने में तो कैपेबल है ही, साथ में कह लो आप किसकी तरह काम कर सकता है, डिजिटल कंप्यूटर की भी तरह, ठीक है। चलो, अब जो मैंने आपको नाम बताए है ना, कि इनपुट यूनिट में क्या क्या चीजें आएंगी या इनपुट डिवाइस में क्या क्या चीजें आएंगी, तो आपने कीबोर्ड नाम सुना है, माउस आप बहुत बेहतर तरीके से जानते हो, है ना। लेकिन जैसे आ गया इन्हीं में से कोई चित्र, अब यहाँ पे इनके स्पेसिफिकेशन के बारे में नहीं जाना, वो तो आपने कभी ना कभी यूज किए होंगे। जैसे इसकी बात करो आप, तो ये पूछा कभी कभार जाता है MICR क्या है, तो पहले आपको पता होना चाहिए मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्निशन। यूज कहाँ पे होता है, तो बैंकिंग में जो चेक्स वाली चीजें होती हैं, जो चेक हम लोग देते हैं, वहां पर इस मेथोडोलॉजी का यूज होता है, ठीक है। जो है कौन सी, तो आप कहोगे इनपुट डिवाइस के अंतर्गत आती है। अच्छा, आप वो जो बबल करते हैं OMR में, तो वो भी क्या है, ऑप्टिकल मार्क रीडर, है ना। देखो ये है, देखो ये ऑप्टिकल मार्क रीडर, आपने OMR को अंदर डाला, उसने उस चीज को रीड किया मतलब इनपुट ले लिया, ठीक है। ऐसे ही देखो हम, आपने देखा होगा कि वो ऑप्टिकल, ये जो है ना ऑप्टिकल बारकोड रीडर, बारकोड अगर दिखाते हैं तो उसको रीड करने का काम वो भी किस में आता है, इनपुट डिवाइस। तो ये जरूरी है MICR, OBR, OMR, और देखो यहां पर OCR, ऑप्टिकल करेक्टर रीडर, ठीक है। ऐसे ही ये तो पता होगा भैया, वेब कैमरा डिजिटल कैमरे के साथ होता है, बिल्कुल कंप्यूटर के साथ जुड़ा होता है, और अगर हमें कम्युनिकेट करना हो विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट तो आसानी से वेब कैमरा के थ्रू करते हैं। मतलब इनपुट है, पिक्चर को ले रहा, वॉइस को ले रहा, ठीक है। अब वॉइस को लेने वाला जो काम है वो पेरीफेरल वाली चीजें हैं, शकल ले रहा और वॉइस भी ले रहा, ठीक। चलो उतना मत डीप जाओ। लाइट पेन, जैसे अब ये आ गए हैं कि समझो, जैसे कोई किताब है, उस किताब का मुझे कोई पोर्शन पोर्शन किसी चीज में स्टोर करना है, तो उस पर हम वो पेन चला देते हैं, वो पेन जो है वो उतनी उतनी चीजों को लेके अपने अंदर स्टोर कर लेता है, तो ये है क्या, लाइट पेन। अब जॉय स्टिक जो है ना, तो जो गेम खेलते होंगे या सुने होंगे आपने, कंप्यूटर गेमिंग सिस्टम में किया जाता है इसका बहुत ज्यादा प्रयोग, फ्लाइट सिमुलेटर, है ना। और स्कैनर आप समझ ही रहे हो, स्कैन करना, ठीक। तो ये सब के सब किस कैटेगरी में जा रहे हैं, तो इनपुट यूनिट या इनपुट डिवाइस वाली चीज है, एग्री। चलो, अब देखो आउटपुट में क्या है, भाई इनपुट से चीजें मिलेंगी, प्रोसेसिंग होगी, कंट्रोल यूनिट में जाएगी, एनालाइज होगी, और फाइनली हमको जो चीज मिलेगी वो जिस डिवाइस पर मिलेगी उन डिवाइसों को हम क्या बोलेंगे, आउटपुट डिवाइस। जैसे ये स्क्रीन है मेरे सामने, या ये स्क्रीन है, तो पेन ड्राइव
या किसी एक्सटर्नल सोर्स से मैंने कंटेंट लिया और देखो यहाँ पर वो दिख रहा। तो ये जो स्क्रीन है ना, ये जो इस बोर्ड का मॉनिटर है, ये क्या कहलाएगा? आउटपुट डिवाइस। देखो आउटपुट डिवाइस है जो रिजल्ट को स्क्रीन पर कर देता। चलो ये देखो ये समझ लो CRT, तो ये है कैथोड रे ट्यूब। पहले यूज होता था, अब बंद हो गया। अब आने लगा क्या है? LCD, तो लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, है ना। और ये रहती क्या है? तो फ्लैट। कुछ टीवी आपने देखी होंगी, वो किस कर्व के आकार की रहती हैं, तो क्या वो फ्लैट है? नहीं है। चलो, तो ये मॉनिटर। ऐसे ही प्रिंटर की बात करो तो देखो, अगर हम मोबाइल से ब्लूटूथ कनेक्ट करके प्रिंट लें तो प्रिंटर दे क्या रहा है? आउटपुट ही तो दे रहा। जो पेज हम डाल रहे हैं उस पर छाप कर कर वो मुझे आउटपुट ही तो दे रहा। तो वो क्या है? आउटपुट। और देखो ये क्या है? ठीक। अब ये इधर मत जाओ, फिर वो ज्यादा हो जाएंगे। डॉट मैट्रिक्स में है, इम्पैक्ट में है, व्हीलर में है ना। बस इतना समझ लो, इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट में है क्या। देखो वो जो वकील वाली जो चीजें हैं ना, वो एफिडेविट वाली चीजें, देखो ये कागज, रिबन, करेक्टर, तीनों पर एक साथ चोट करता है और डेटा प्रिंट करता है पुराना। अच्छा, और यहां देखो ध्वनि मुक्त प्रिंटर है, कागज पर चोट नहीं करते हैं, स्याही की फुहार कागज पर छोड़ते हैं और इलेक्ट्रोस्टैटिक केमिकल का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। इम्पैक्ट मतलब प्रेशर देना। ठीक। नॉन इम्पैक्ट मतलब स्मूथली टाइपिंग होना। ठीक। चलो, प्लॉटर भी देखो वही सेम चीज है। ऑटो कैड की एक चीज होती है, उसमें किया जाता है इसका यूज। तो ये आउटपुट डिवाइस है, ड्राइंग है, चित्र है ना। देखो ये ऑटो कैड। ठीक है। कंप्यूटर एडेड डिजाइन, इसमें ड्राइंग बनाने के लिए पेन, पेंसिल, मार्कर, राइटिंग टूल का उपयोग होता है। ग्राफ और रेखा चित्र जैसे आउटपुट प्रदान करता है। बस प्लॉटर क्या है? आउटपुट। चलो, स्पीकर समझ रहे हो, ये दिया और मान लो वहां से बहुत तेज आवाज आई, तो क्या है? आउटपुट डिवाइस। प्रोजेक्टर, तो यहां लगा दिया और सामने उसने पूरी की पूरी इमेज बना दी, प्रोजेक्टर क्या है? आउटपुट डिवाइस। वैसे ही स्पीच सिंथेसाइजर, वाणी का संश्लेषण, देखो ये है ना, टेक्स्ट मैसेज आप लिखो और वो आपको क्या देगा? आउटपुट के रूप में देगा। देखा भी होगा आपने, है ना। जैसे समझो कोई चीज है, उसको अगर पढ़ना हो, देखे होंगे ना, मोबाइल में यूज किए होंगे आपने, तो स्पीच सिंथेसाइजर आउटपुट वाला थी। ठीक है। ये अभी मैंने बता दिया CRT, और ये बता दिया लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। चलो इधर काम का नहीं है कोई। ठीक है। अब देखो प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी सिस्टम में इनेबल्ड होती है। एक होती है वोलेटाइल, हट जाती है, जिसको हमने नाम दिया था रैम। अब देखो यहां पर भी स्टैटिक रैम है और डायनेमिक रैम है। और रोम का मतलब क्या है? सीधा रीड ओनली मेमोरी, केवल भैया रीड कर लो। ये मैंने आपको बताया था, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, और इलेक्ट्रिकली इरेजेबल, है ना। और प्रोम ये लिखा हुआ है। सेकेंडरी में देखो क्या था, तो बाइफर्केशन कुछ इस टाइप से ना करा के मैंने इनके सीधे नाम आपको बताए। कॉम्पैक्ट डिस्क पहले यूज होती थी, तो वो या डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क या ब्लू रे डिस्क। तो अब ये बहुत कम ही होती हैं। जैसे मैं आपसे कहूं CD, फिर लिखा रहता RW, मतलब रीड राइट, CD केबल रीड, है ना। तो वो और ज्यादा कह लो कि क्लासिफिकेशन हो जाएगा। तो सेकेंडरी में जो आते हैं वो कौन से हैं? मैग्नेटिक टेप, मैग्नेटिक डिस्क, हार्ड डिस्क ड्राइव, फ्लॉपी डिस्क और ऑप्टिकल डिस्क। और इन्हीं के ये जो उदाहरण हैं वो दिए हुए। ठीक है। तो अगर नाम कभी ये आ जाए, मैग्नेटिक टेप, पहले फर्स्ट जनरेशन वाली चीज थी ना, ड्रम वाली, मैग्नेटिक ड्रम। चुंबकीय ये डिस्क, फिर हार्ड डिस्क ड्राइव, फ्लॉपी डिस्क और ऑप्टिकल डिस्क, है ना।
ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? सेकेंडरी मेमोरी। किसके? सेकेंडरी मेमोरी। चलो ठीक है। अब देखो, ये बताया मैंने आपको कि जो इंफॉर्मेशन ले रहे हैं उनमें जो टर्म यूज होते हैं, है ना, मैंने कहा सबसे पहले शुरुआत करो बिट से, फिर 8 के कलेक्शन से पहुंचो बाइट पे, फिर आ जाओ तो केबी, एमबी, जीबी, टीबी और पीबी। यहां मैंने बताया था एक बाइट 8 बिट के बराबर होता है। और अगर निबल की बात करो, निबल की, तो एक निबल में जो बाइट होते हैं वो कितने होते हैं? 4 बाइट, सॉरी बिट। ठीक, तो बताओ अगर 4 बिट एक निबल में, तो 2 निबल में कितने हो जाएंगे? 8 बिट। चलो, और देखो ये समझाया है, के बी 1024 बाइट है, एक एमबी में 1024 किलोबाइट, जीबी गीगाबाइट में, एमबी टेराबाइट में 1024, वही सीक्वेंस है ना। सबसे पहले बिट, फिर बाइट, फिर केबी, फिर कौन सा आएगा? एमबी, फिर जीबी ना, जीबी, फिर टीबी, और फिर पीबी। खत्म। ठीक है। चलो, अब देखो हम फटाफट से पहले नेटवर्क देख लें। देखो नेटवर्क का मतलब क्या है। अगर मैं आपसे कहूं कि हमारा जो नेटवर्क है फ्रेंड्स का वो बहुत बढ़िया है ना, तो नेटवर्क का मतलब यहां पर कंप्यूटर के रिस्पेक्ट में या कम्युनिकेशन के रिस्पेक्ट में ये है कि जब दो, न्यूनतम नेटवर्क के लिए दो चीजें चाहिए ही हैं, दो सिस्टम चाहिए ही है। तो नेटवर्क को डिफाइन करने के लिए दो या दो से अधिक, है ना, कंप्यूटर जुड़े हों, कनेक्ट हों। क्यों कनेक्ट हों? क्योंकि भैया डेटा और सूचना का स्थानांतरण करना है। ठीक, तो वो कह रहा है कंप्यूटर नेटवर्क ढेर सारे कंप्यूटर का ग्रुप होता है जो इस प्रकार कनेक्ट होते हैं कि क्या हो? डाटा और सूचनाओं का आदान प्रदान। ठीक, अब एक नेटवर्क में कंप्यूटर के साथ साथ पेरिफेरल डिवाइसेस भी होते हैं, है ना। मतलब यहां से अगर डाटा जा रहा है तो वहां से भी डाटा आने के लिए हम जो डिवाइस यूज कर रहे हैं उनको किस कैटेगरी में रख रहे हैं? पेरिफेरल डिवाइस। देखो, जो डेटा कम्युनिकेशन डिवाइसेस के साथ होती हैं तथा डेटा और सूचना को एक्सचेंज करने में सहायता करती है। ठीक है, बात समझ में आई? तो डेटा और सूचना को एक्सचेंज करने में सहायता कौन करते हैं? पेरिफेरल डिवाइस। ठीक है, चलो, अब इससे लाभ क्या है? लाभ ही लाभ तो है सर। मान लो हम बैंक में बैठे हैं। अच्छा, बैंक में बैठे हैं तो 10 टेबल को ऑपरेट करने के लिए सिस्टम तो चलो 10 हैं, लेकिन अगर सबको प्रिंट निकालने हैं तो वो प्रिंट निकालने के लिए जो प्रिंटर है वो तो एक ही रखते हैं। तो उस प्रिंटर को हम सिस्टम से जोड़ रहे हैं विद द हेल्प ऑफ नेटवर्क। कर रहे हैं कि नहीं? है ना। ऐसे ही बैंक का ही एग्जाम्पल लो, तो यहां इस ललितपुर जिले से हम कनेक्ट करते ही तो हैं एसबीआई ब्रांच की, ब्रांच जो है झांसी की। अगर कनेक्शन होता ही ना तो क्या हम कनेक्ट कर पाते एक दूसरे को? नहीं कर पाते, है ना। आसानी से चीजें जो हैं वो यहां से वहां पहुंच रही हैं। मान लो सूचनाएं विद द हेल्प ऑफ, क्या बोलते हैं, व्हाट्सएप, है ना, तो टेलीग्राम, तो किसके थ्रू? नेटवर्क ही है, नेटवर्क ही है। ठीक है, चलो, तो देखो वो कह रहे हैं भैया डाटा की और फाइल की शेयरिंग होती है। बिल्कुल होती है। अच्छा, दूसरी चीज देखो कितनी अच्छी है, हार्डवेयर शेयरिंग। अगर वो ऑप्शन में दे दे आपको कि कंप्यूटर नेटवर्क के थ्रू हार्डवेयर की शेयरिंग होती है, और मान लो क्विक में आपने कहा हार्डवेयर वाली चीज कहाँ नेटवर्क में, तो देखो शेयरिंग तो हो रही ना, जो मैंने अभी हाल आपको बताया। क्या? प्रिंटर है, स्कैनर है ना, शेयरिंग ही तो है। हम भी प्रिंट कर रहे हैं,
सामने वाला या बगल वाला भी अगर नेटवर्क में है तो वो भी प्रिंट कर रहा। एग्री? अच्छा, आगे आओ। सॉफ्टवेयर की शेयरिंग तो होती है, ठीक है। चलो, रिलायबिलिटी भरोसेमंद वाली चीज होती है। चलो ठीक है। अब देखो, क्षेत्र विशेष में जैसे नेटवर्क है तो नेटवर्क का कुछ एरिया भी तो होगा। जैसे मैं आपसे कहूं कि हम लोग जो इंटरनेट यूज करते हैं, है ना, इंटरनेट यूज करते हैं, तो भौगोलिक सीमा अगर आप देखो, जैसे गूगल आप करो कोई भी चीज तो इमीडिएटली हो जाती है। तो क्षेत्र विशेष डिफाइन किया है, नेटवर्क जिस जिस जगह पे है तो क्षेत्र के आधार पर हम अगर नेटवर्क को डिफाइन करें तो जो होता है वो बेसिकली 3 टाइप से होता है। एक को बोलते हैं हम लोकल एरिया नेटवर्क, नाम से ही पता चला लोकल मतलब अगल बगल। जैसे ये बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग में अगर 10 सिस्टम हैं, उन सिस्टम को जिस नेटवर्क के थ्रू जोड़ा जा रहा होगा उस नेटवर्क को हम लोग बोलेंगे लोकल एरिया नेटवर्क। मतलब बहुत छोटा सा एक ज्योग्राफिकल रीजन हो, लगभग 1 किलोमीटर, है ना, जैसे घर, स्कूल, कंप्यूटर लैब, ऑफिस, बिल्डिंग आदि समूह के भीतर उपयोग होने वाला नेटवर्क है। इसका उपयोग नेटवर्क तथा कंप्यूटर एक्सेसरीज को आपस में कनेक्ट करने के लिए किया जाता है ना। चलो, अब इसमें देखो, हब, स्विच और कम्युनिकेशन डिवाइस का प्रयोग किया जाता है। ठीक, बाकी इतना जाना नहीं आपको, समझ बस ईथर, चलो छोड़ो। मेट्रोपॉलिटन, है ना, क्षेत्र थोड़ा सा बढ़ा दिया। जैसे सिटी से सिटी की बात कर ली तो कहाँ 1 किलोमीटर, और अब कहाँ सिटी से सिटी, यानी कि लगभग 50 किलोमीटर की रेंज ले लें हम। तो यहां पर जिस टाइप का नेटवर्क होगा उसको बोलेंगे मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, मैन। देखो, शहर से शहर को जोड़ते हैं। अब यह 2 या 2 से अधिक लेन के साथ जुड़े होते हैं। बात समझ में आ रही है? अच्छा, फिर इनमें वही है, राउटर, स्विच और हब्स नेटवर्क करते हैं, ठीक है। जो एजेंसियां हैं सरकारी और जो निजी उद्योग हैं, नागरिक और निजी उद्योगों से जोड़ने के लिए मैन का उपयोग किया जाता है, ठीक है। छोटा एरिया लैन, बड़ा एरिया सिटी टू सिटी वाला एरिया मैन। मैन में 2 या 2 से अधिक क्या होते हैं, लैन, ठीक है। चलो, अब देखो ये आ गया क्या, थर्ड नंबर का क्या है, वाइड एरिया नेटवर्क। और वाइड का मतलब ही है ना लैन ना मैन, सीधा वैन। वैन का मतलब ही क्या है, वाइड एरिया नेटवर्क। एक प्रकार का नेटवर्क है जो भौगोलिक क्षेत्र में आवाज, डेटा, इमेज और वीडियो का प्रसारण करता है, ठीक है, वाइड रेंज में। यह लोकल एरिया नेटवर्क का एक समूह है, ठीक है। तो अगर एक लाइन में दे दे कि लोकल एरिया नेटवर्कों का समूह है तो कौन है, वैन है या मैन है? आप कहोगे वाइड एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्कों का समूह। और अगर वो कह दे 2 या 2 से अधिक लोकल एरिया नेटवर्क यूज होते हैं तो वो होते हैं मैन, है ना। मेट्रोपॉलिटन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। अच्छा, बहुत देशों, विभिन्न शहर देशों, राज्यों को आपस में जोड़ता है। जैसे जिलों हैं और उनको सभी राज्य मुख्यालयों से जोड़े। 75 जिले हैं, उनको मुख्यालयों से जोड़ दो। चलो, इंटरनेट भी एक वाइड एरिया नेटवर्क का प्रकार है। यह पूरी दुनिया में क्या होता है, फैला है। अच्छा, अब हमें अपने पर्पस के लिए यूज करना है नेटवर्क, तो देखो इसको बोलेंगे पर्सनल एरिया नेटवर्क। क्या बोलेंगे, पर्सनल एरिया नेटवर्क। क्या डिफाइन करेगा सर, 10 मीटर की रेंज, कमरे तक ही हमें चीजों को रिलेट कराना है, कनेक्ट कराना है। तो देखो, उसके तहत जो एरिया होगा वो कहलाएगा पर्सनल एरिया नेटवर्क, ठीक है।
रेंज कितनी है कभी नहीं पूछी जाएगी। सबसे छोटी पर्सनल, उसके ऊपर लोकल, उसके ऊपर मेट्रोपॉलिटन, और उसके ऊपर या सबसे बड़ा जो नेटवर्क है वो क्या कहलाएगा, आप उसको कहोगे वाइड एरिया नेटवर्क। इतनी बात समझ में आई। ये क्षेत्र पर आधारित था, ठीक है। अच्छा, अब जैसे मान लो मेरे पास 50 कंप्यूटर्स हैं और उनको जोड़ना हो, तो कौन से हम सीक्वेंस में उनको जोड़ें। क्या हम एक वायर लें, उस वायर से उन 50 को कह लो सीरीज में जोड़ दें। लेकिन अगर गलती से वायर खराब हुआ तो बताओ, सारे के सारे सिस्टमों में जो चीजें या जो डेटा पहुंच रहा है, क्या वो पहुंचेगा? नहीं पहुंचेगा। तो अलग अलग टोपोलॉजीज है ना, जिसको बोलते हैं नेटवर्क की टोपोलॉजी, उनको भी हम देख लेते हैं, ठीक है। जैसे पूछा जाता है कि सबसे खर्चीली कौन सी होती है। बिना किसी एक सिस्टम में डेटा लगातार फ्लो हो, संचार लगातार चलता रहे, स्थानांतरण में कोई दिक्कत ना आए, तो वो कौन सी टोपोलॉजी है जिस टोपोलॉजी का यूज करके हम इस चीज को करेंगे, है ना। तो देखो वही टोपोलॉजीज कुछ ये है ना। देखो टोपोलॉजी बेसिकली क्या है, नेटवर्क जो है ना, उसमें सिस्टम्स को जोड़ने का कार्य करती है। देखो ये टोपोलॉजी नेटवर्क में कंप्यूटर को जोड़ने का काम करती है, जिसके द्वारा होता क्या है, अलग अलग जो कंप्यूटर्स हैं वो परस्पर संपर्क स्थापित कर सकते हैं, ठीक है। चलो अब देखना, सबसे पहले देखो ये है सिस्टम, ये सिस्टम, ये सिस्टम, ये सिस्टम, और देखो ये जिससे जुड़ा है। तो जब हम, ध्यान देना, जब हम टोपोलॉजी की बात करेंगे तो सिस्टम को हम क्या ट्रीट करेंगे, नोड। क्या ट्रीट करेंगे, नोड। तो ये 1 2 3 4 ये सब क्या है, नोड्स, ठीक है। तो देखो यही लिखा है बस टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी में नोड्स एक लंबे केबल, देखो ये है ना नोड्स, एक लंबे केबल से के माध्यम से एक ही क्रम में धड़ाधड़ जुड़े रहते हैं। केबल के प्रभावित होने पर, अभी समझाया, अगर सीरीज में है तो केबल के प्रभावित होने पर पूरा नेटवर्क खराब हो जाता है। बस टोपोलॉजी में कनेक्टेड नेटवर्क में प्रायः ईथरनेट प्रोटोकॉल का ही प्रयोग किया जाता है। अभी हम देखेंगे ईथरनेट प्रोटोकॉल क्या है, ठीक। याद करो, हमने आपको ईथरनेट सेटेलाइट बताए थे, याद करो लास्ट वाला सेटेलाइट। उसमें हम क्या कर रहे थे, मान लो सर हमारी पहुंच वीनस तक नहीं है, लेकिन हमें पता है कि हमारी यानी कि अर्थ की जो पहुंच है वो मून तक तो है। तो सर अर्थ का मतलब है कनेक्शन। तो अगर हमने यहां तक सैटेलाइट पहुंचाया और विद द हेल्प ऑफ जुड़ाव या कनेक्शन हम कुछ ऐसी चीज इजाद कर लें जिसके तहत हम वीनस की आसानी से स्टडी कर पाए, मतलब कनेक्ट करा दें, तो वो जो सैटेलाइट है वो कैसे कहलाएंगे, ईथरनेट सैटेलाइट। एग्री। चलो तो देखते हैं कि ईथरनेट प्रोटोकॉल में चीजें चलती क्या है, ठीक। अच्छा अब देखो ये स्टार है, देखो ये स्टार है। अच्छा इसमें आप मुझे बताओ कि अगर मान लो ये चीज है, हट गया, हट जाने दो, बस इंफॉर्मेशन और डेटा या सूचना नहीं पाएगा, बाकी तो अपने जो प्रोसेस हैं, देखो ये राउटर कह लो या हब्स कह लो, उनके थ्रू बाकी जो रिमेनिंग जो है ना, वो तो अपनी इंफॉर्मेशन को ले रहे हैं ना, आराम से ले रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं हो रही। तो देखो स्टार टोपोलॉजी में नोड्स एक सेंट्रल कंट्रोलिंग डिवाइस के माध्यम से आपस में जुड़े होते हैं। देखो ये है ना नोड, ये नोड, ये किससे जुड़े होते हैं, एक सेंट्रल कंट्रोलिंग डिवाइस है, ठीक है। और वही है हब, स्विच और राउटर का उपयोग, ठीक है। बाकी तो सभी डेटा भरा है, कोई एक्सीएल केबल है। हाँ देखो ईथरनेट टोकन रिंग प्रोटोकॉल का प्रयोग प्रायः स्टार टोपोलॉजी में होता है, ठीक है। चलो अब देखो ये तो हो गया ना। हम्म
देखो ये मैश। अब मैश टोपोलॉजी जो है ना, सबसे पहले मैंने नाम लिया था महंगी। तो मैश टोपोलॉजी जो नेटवर्क कनेक्शन की एक टोपोलॉजी है, वो पहली बात तो सबसे महंगी होती है। और ये एक ऐसी टोपोलॉजी है जिसमें हर सिस्टम, हर एक सिस्टम, जितने भी सिस्टम जुड़े हैं उस नेटवर्क में, सबसे कनेक्ट रहता है। देखो जैसे इस सिस्टम की बात करो तो देखो ये सिस्टम एक से, ये सिस्टम दो से, ये थर्ड, ये फोर्थ और ये फिफ्थ, सबसे जुड़ा है ना, कोई दिक्कत तो नहीं। अच्छा, इसमें भी आप मुझे बताओ कि अगर कोई एक सिस्टम या एक नोड मान लो फेल्योर हो जाए, मान लो किसी वजह से काम ना करे, तो क्या दूसरों पर कोई प्रभाव पड़ेगा? पड़ेगा? बिल्कुल नहीं पड़ेगा। यही देखो लिखा है मेश टोपोलॉजी में, किसी डिवाइस के फेल होने से केवल एक नोड ही प्रभावित होता है, पूरे नेटवर्क पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। साथ में देखो बस और स्टार दोनों का ही क्या है, ये सम्मिश्रण है। तो मिक्सिंग ऑफ बस टोपोलॉजी एंड स्टार टोपोलॉजी जो पाई जाती है वो किस में होती है? मैश। ठीक है, और देखो ये लिखा हुआ है क्या? सबसे महंगी टोपोलॉजी। ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, इसके आगे बढ़े तो देखो ये रिंग टोपोलॉजी है। अब रिंग में भी देखो वही सेम चीज, रिंग जो होती है वो राउंड होती है, एक दूसरे से, दूसरा तीसरे से, और तीसरा फिर से पहले से। बात समझ में आई? देखो ये है रिंग टोपोलॉजी। ठीक है, एक मिनट। ठीक, अच्छा बताओ, अगर कहीं पर भी जो कनेक्शन में प्रॉब्लम आ गई तो बताओ क्या स्मूथली सारे सिस्टम वर्क करेंगे? क्या डाटा का या कम्युनिकेशन का पूरा जो प्रोसेस है वो स्मूथली चलेगा रिंग टोपोलॉजी में? ठीक, आप बताइएगा। ठीक, और लास्ट में देखो क्या आती है? ट्री टोपोलॉजी। ट्री, वो एक था ना एक, भैया आप दो दोस्त बना लो, है ना, और फिर इनसे कहो भैया दो दोस्त बना लो। ठीक है, शाखाओं में पत्ते, उस टाइप से। देखो देखो एक नोट दूसरे नोट से, दूसरे नोट से, मतलब वही सीक्वेंस है ना, पेड़ की शाखाओं की तरफ आपस में जुड़े होते हैं। और ये टोपोलॉजी ध्यान देना, स्टार टोपोलॉजी, अब स्टार आई नहीं ना, चलो, स्टार टोपोलॉजी का ही विस्तृत रूप है। ठीक है, पहली बस, एक फेल्योर या एक पूरी जिस चीज से जुड़े हैं सिस्टम, उनमें गड़बड़ी आई, फेल। दूसरी आई बस के बाद, उस टोपोलॉजी को हमने कौन सी टोपोलॉजी कहा? तो वो थी सर मेस के जस्ट पहले, याद आ रहा? देखो ये स्टार टोपोलॉजी, ये थी ना सेकंड नंबर। ठीक है, फिर थी कौन सी? तो ये आ रही थी मेस, और फिर कौन सी आ रही थी? रिंग, और लास्ट में कौन सी आ रही थी? तो ट्री। ठीक, ट्री किसका है? स्टार का ही एक रूप है ना, अब कह लो ब्रॉड रूप है। ओके, चलो अब बात कर लें हम, देखो किसकी, जो सॉफ्टवेयर है, ध्यान देना, यही है, यहां से क्वेश्चंस की पूछे जाने की संभावना ज्यादा रहती है। ठीक है, तो आप कहोगे सॉफ्टवेयर है क्या? तो जैसे हम जो नया सिस्टम लाते हैं, अगर वो हमको केवल डब्बा दे दें, तो आप मुझे बताओ हम क्या उसको ऑपरेट कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। मतलब उसमें कुछ मूलभूत चीजें या कह लो नियम हैं जिनके थ्रू हम सिस्टम को खोल पाते हैं, उन्हीं के थ्रू हम सिस्टम पर काम कर पाते हैं। अगर वो ना हो, सिस्टम ही ना खुले, तो वो तो डब्बा है ना। जैसे मान लो, मानो मत, बहुत सारे सॉफ्टवेयर रहते हैं। ठीक, इधर इतना समझो, देखो बेसिकली तीन टाइप के सॉफ्टवेयर होते हैं। सॉफ्टवेयर हैं क्या? तो बस आप इतना समझो, हार्डवेयर उनको हम भौतिक रूप से छू ले रहे थे, जैसे ये पूरा सिस्टम, ये पूरा बोर्ड, ये पूरा का पूरा माइक, ये कैमरा, ये सब क्या है? हार्डवेयर। लेकिन जिनको हम छू ना पाए,
प्रोसेस हो रहा, वीडियो बन रहा, आप तक पहुंच रहा, जिन सेटों के थ्रू पहुंच रहा, जिन नियमों के थ्रू पहुंच रहा, उनको हम क्या बोलेंगे? हार्डवेयर। सामान्य तौर पर हम ब्रेक करते हैं एक, जिसको बोलते हैं हम सिस्टम सॉफ्टवेयर, जो सिस्टम में होते हैं ऑलरेडी, जिनके बिना सिस्टम चल ही नहीं सकता। और दूसरा होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, मतलब हमें हर एक इंडिविजुअली अलग चीज के लिए कुछ निर्देशों की, कुछ प्रोग्रामों की जरूरत होती है। उन निर्देशों, उन सूचनाओं और प्रोग्राम की अनुपस्थिति में हम अपनी जो चाहने वाली चीजें हैं वो नहीं प्राप्त कर पाएंगे। तो उन सॉफ्टवेयर को बोलते हैं हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, है ना। फिर थर्ड पार्ट और ब्रेक होता है, जिसको बोलते हैं हम यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। लेकिन हम यूटिलिटी को यहाँ एप्लीकेशन में ही कन्वर्ट कर लेंगे। जैसे आपने सुना होगा, सिस्टम जब भी आप ऑन करते हो, या मान लो पुराना है, या आपने कोई पेन ड्राइव या सेकेंडरी डिवाइस लगाई, तो वो बताता है क्या, मे भी हो सकता है उसमें कोई करप्ट फाइल हो, जो कि जो हमारा सिस्टम है उसके लिए हानिकारक हो, है ना, होता है। तो आप कहोगे कि हाँ एंटीवायरस डाल लो भैया। अगर एंटीवायरस डाल लोगे तो जो एंटीवायरस है वो वो पेन ड्राइव से आने वाले डाटा को कह लो कि फिल्टर्ड कर लेगी, और हमारा सिस्टम वायरस के आक्रमण से बच जाएगा। तो ये किस कैटेगरी में जा रहा है? ये जा रहा है आपका यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में। ठीक है, चलो। तो सॉफ्टवेयर क्या हुए? निर्देश हुए, कह लो प्रोग्राम हुए, कह लो डाटा का एक ऐसा सेट हुआ जिसके द्वारा हम स्मूथली सिस्टम पर वर्क कर पाते हैं। ठीक है, चलो देखो वही है सॉफ्टवेयर। अब देखो, ये बताया सिस्टम, ये बताया एप्लीकेशन, और ये बताया यूटिलिटी। तो यूटिलिटी तो आप समझ गए भैया, एंटीवायरस है। मान लो सिस्टम में कोई दिक्कत आ गई, पूरा सिस्टम हैंग हो गया, या बैटरी चली गई, या मदरबोर्ड फूक गया, या विंडो करप्ट हो गया। किसी भी सिचुएशन में अगर हमारी जो फाइल्स थी, जो प्रोग्राम थे, वो गड़बड़ हो गए, तो बैकअप के लिए कुछ तो चाहिए। तो कोई सॉफ्टवेयर ऐसा होगा जो जाएगा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में, और जिसके तहत बैकअप प्रोग्राम, जो बैकअप प्रोग्राम है वो बना रहेगा, जिससे हमको जो हमारी डिजायर्ड चीज है वो मिल जाएगी। चलो, अब फाइल मैनेजर, ये भी किस में जाएगा? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में। चलो, हमको यहां देखना है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो एप्लीकेशन में आपने नाम सुना होगा भैया ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे आपने नाम सुना होगा विंडो, है ना। अब विंडो 7 की जगह, 10 की जगह 11 और एडवांस होती चली जा रही है ना। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर। इनके बगैर वो डब्बा है, किसी काम का नहीं है। ठीक, इनके बगैर टीवी भी जो है वो डब्बा है, किसी काम के नहीं है। देखो, तो ऑपरेटिंग सिस्टम में विंडोज, है ना, और ये यूनिक्स, ये लाइनेक्स, ये मैक ओएस, एप्पल वाली चीज है ना, उसमें आता है। अच्छा, अब कभी कभार पूछ लेता है, ये होता है लाइनक्स और ये यूनिक्स। तो ये ओपन सोर्स हैं, मतलब हमें इनके लिए कोई फी नहीं पे करनी पड़ती है, ओपनली हैं, ओपन हम इनको इंस्टॉल कर लेते हैं। उसके बावजूद भी बहुत कम लोग ही इनको एज अ अपने सिस्टम में ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह यूज करते हैं। ठीक, अच्छा। अब दूसरा क्या है? लैंग्वेज ट्रांसलेटर। ठीक है, मैंने अभी बताया कंप्यूटर 0 पर और 1 पर, मतलब एनालिसिस ही यही चलनी है। और मान लो हमने खट खट करके कोई डाटा दिया, मान लो हमने कोई वॉइस दी, तो जो पूरा का पूरा काम है, जो पूरा का पूरा जो फंक्शंस या जो सेट्स हैं, वो पूरा का पूरा काम किस में कर रहे हैं? 0 1 में। तो उसको करने के लिए भी सिस्टम सॉफ्टवेयर में एक सब पार्ट के तौर पर चाहिए क्या है? लैंग्वेज ट्रांसलेटर।
वो देखो, ये है असेंबलर, ये कंपाइलर और ये इंटरप्रेटर। ध्यान देना, इंटरप्रेटर में जो चीजें हैं वो सीक्वेंस वाइज लाइन चलती हैं या स्टेप बाई स्टेप चलती हैं, लेकिन कंपाइलर जो है वो पूरे के पूरे जो भी प्रोग्राम है उसको पूरा का पूरा ही कंपाइल करके हमको फाइनल आंसर देता है। ठीक है, चलो इतनी बात आई ना। तो अगर वैसे पूछेगा नहीं, लेकिन हो सकता है विंडो, लाइनक्स, यूनिक्स, ये मैक क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर। सही है, सिस्टम सॉफ्टवेयर में कौन से सॉफ्टवेयर? ऑपरेटिंग सिस्टम। शुरुआत चलना ही इसी से होगा। अच्छा, असेंबलर है, इंटरप्रेटर है, कंपाइलर है, ये किस कैटेगरी में जा रहे हैं? किस कैटेगरी में जा रहे हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर। किस में? लैंग्वेज ट्रांसलेटर। एग्री? अच्छा, अब बात करो एप्लीकेशन। तो अलग अलग हमको एप्लीकेशन चाहिए ही है भैया, पीपीटी बनाना, भैया स्लाइड बनाना, एमएस ऑफिस पर कोई काम करना, डेटा को एक सीक्वेंस में जनवरी फरवरी मार्च रखना, हर क्षेत्र में देख लो आप, है ना। तो उनको करने के लिए भी कुछ निर्देशों का या प्रोग्रामों का सेट चाहिए, जिनको अगर हम सिस्टम में इंस्टॉल कर लें तो हमको डिजायर्ड रिजल्ट प्राप्त होंगे। उनको हम बोलते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जैसे देखो, वर्ड प्रोसेसर, स्प्रेडशीट, डेटाबेस, अकाउंटिंग है, पेज मेकर है, कोरल ड्रॉ है, ये सब क्या है? ये सब क्या है? आप कहोगे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर से आप परिचित हो गए। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। चलो, इतनी बात होगी हम लोग की किसकी? आप कहोगे सॉफ्टवेयर की। ठीक है, हार्डवेयर आप समझ ही रहे हो, है ना। अब हार्डवेयर में तो कुछ ऐसी चीज है नहीं। ठीक, अब देखो ध्यान से समझना, ये बेसिक्स चीजें हैं, ये आती होंगी, लेकिन आप समझो होता क्या है ना, जैसे उत्तराखंड का भी पेपर हुआ था, या अभी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का पेपर हुआ था, और उसमें आप ध्यान से देखो तो कंप्यूटर ने खूब सारी भूमिका निभाई थी अपनी, है ना। अब आप ये समझ के चलो, जैसे अभी मैंने आपसे बोला, क्या बोला था? फोर्ट्रान बोला था ना, है ना। या मैंने बोला मशीन लैंग्वेज, है ना, हाई लेवल लैंग्वेज। तो वो सब चीजें ब्रीफ में आप रिकॉल कर लो, कहीं पर भी पूरा का पूरा डेटा का सेट पड़ा होगा। जैसे मैं आपको यहीं लिख देता हूं, कुछ आपको पता होगा, जो नहीं पता होगा उनको आप देख लेना। ठीक है, जैसे मैं कह दूं, वीडियो, आप कहोगे विजुअल डिस्प्ले यूनिट। ऐसे ही मैं, बहुत सारे हैं ना नाम, उन अथाह हैं, उनकी कोई गिनती नहीं है। जैसे HTTP ट्रांसफर प्रोटोकॉल, है ना। अभी देखेंगे हम लोग, मॉडल वॉडल आएंगे देखेंगे। ठीक, तो जो भी आपके पास रिसोर्सेज हो, उन रिसोर्सेज से ये जो संक्षिप्ताक्षर रहते हैं ना, उनको एक बार ही देख लेना। ठीक है, कोई दिक्कत आपको होनी नहीं चाहिए। ठीक है, जो चीज़ें हैं बेसिक कंप्यूटर से रिलेटेड वो देख लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम जो डिस्कस करेंगे वो शुद्ध इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होगी, है ना। शुद्ध इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जैसे जितनी भी जो टेक्नोलॉजी में जो इंफॉर्मेशन से रिलेटेड है, जैसे मैं आपसे अगर बात करूं, जैसे जो डिजिटल राइट हैं भैया, वो क्या है? डिजिटल राइट क्या है? डिजिटल राइट क्या लिखेंगे डिजिटल राइट में? मैंने जैसे आपसे कह दिया, क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होती है? क्लाउड कंप्यूटिंग, ठीक। या और बहुत सारे एकदम भरे हैं कि जैसे डिजिटल सिग्नेचर है, डिजिटल इंडिया कार्यक्रम है ना, सुपर कंप्यूटर है, उनका विकास कैसे हुआ, क्वांटम कंप्यूटर की बात है ना। तो वो सारी चीज़ें हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज रहने देते हैं इतना ही। इन चीज़ों को थोड़ा सा ढंग से आप रिवाइज कर लेना। ठीक है, ओके, बहुत बहुत धन्यवाद।